यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम जो चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जी। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बजट 2021 और 22 फिलहाल पेश हो चुका है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया और ऐसे में पूरे प्रदेश की निगाहें चुकी हुई थी कि आज जो बजट पेश किया जाएगा, क्या उसकी वजह से आप जनता की मुश्किलें खत्म होंगी, क्या किसानों को फायदा होगा, क्या रोजगार मिलेगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, क्या एक्सप्रेसवे अब आने वाले वक्त में बढ़ेंगे, क्या विश्वविद्यालयों की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट में कुछ भी होगा। लेकिन ऐसे में जब बजट पेश हुआ तो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई और सभी का यही कहना है कि ये जो बजट आया है वो बैलेंस्ड बजट है और सभी वर्गों को देखकर ही इस बार का ये बजट पेश किया गया है। हालांकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक पंक्तियां बोलकर ही आज इस बजट की शुरुआत की थी। तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चिराग जलता है, हम जो चाहेंगे वही होगा, ये पत्थर की तकदीर है, ऐसा भी उन्होंने जिक्र किया है। तो आपको जानकारी दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जिक्र किया था, यानी कि बजट पेश करने से पहले उन्होंने एक पंक्ति कही है, वो है यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। ये उन्होंने जिक्र किया और कहीं ना कहीं जो पंक्ति आज सबके सामने पेश की गई, ये साफ तौर पर जाहिर करती है कि इस महामारी के दौर में जब बजट पेश किया जा रहा है तो विकास को देखकर प्रदेश आखिर आने वाले वक्त में किस तरीके से विकास के राह पर चले, उसी को देखकर बजट पेश किया गया। कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम जो चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जी। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। मैं आपकी अनुज्ञा से तो 5,50,270 करोड़ का यह बजट पेश किया गया और क्या कुछ आखिर इस बजट में खास रहा, मुख्य बिंदु क्या है, इसकी भी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे थे कि किसानों के विकास पर केंद्रित था यह बजट और ऐसे में लगातार पूरी कोशिश है कि किसानों को फायदा हो, क्योंकि एक तरफ लगातार महामारी के दौर में आम जनता की मुश्किलें बढ़ी थी, तो वही दूसरी ओर अब किसानों की भी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। कुल बजट 5,50,000 करोड़ का है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि जो समस्याएं आम जनता के बीच में है उसे खत्म किया जाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 1,492 करोड़ आवंटित किया गया, गोरखपुर एक्सप्रेसवे को 860 करोड़, गंगा एक्सप्रेसवे को 7,689, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 11,007, रोड नेटवर्किंग को मजबूत करने के लिए 444 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सड़कों के निर्माण को लेकर 12,444 करोड़ रुपए दिए गए। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ और ऐसे में मजदूरों को अब हर घंटे के हिसाब से उनका पे स्केल यानी कि उनका वेतन जो है वो रखा जाएगा। पशु चिकित्सालय बना रही है, ऐसा भी जिक्र किया गया। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में यूपी नंबर 1 है। एमएसएमई को देखते हुए काम लगातार हो रहा है और आने वाले वक्त में होता भी रहेगा। इस एक जनपद एक योजना को आगे बढ़ा रहा है सरकार। तो ऐसे में जब बजट पेश किया गया, ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है कि यह बजट सही है या नहीं है और लगातार हमने इस पूरे मुद्दे पर चर्चा भी की है। हमारे साथ लल्लू सिंह सांसद बीजेपी जुड़े हुए हैं। लल्लू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मेरा सवाल आपसे यहां पर यह होगा कि जो बजट इस वक्त पेश किया गया है, क्या इससे आम जनता संतुष्ट होगी? क्योंकि देखिए, किसानों को लेकर मुद्दा उठ रहा था, रोजगार को लेकर मुद्दा उठ रहा था, बिजली को लेकर मुद्दा उठ रहा था, गन्ना भुगतान को लेकर मुद्दा उठ रहा था। कोरोना की महामारी के संकट के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में
आज वित्त मंत्री जी ने इस प्रदेश का बजट पेश किया है 5,50,270 करोड़ रुपए का। स्वाभाविक रूप से नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, चिकित्सा की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, सभी क्षेत्रों में विकास के काम तेजी के साथ हो, यह हमारी सरकार ने बजट को प्रस्तुत किया है। और अयोध्या के लिए तो विशेष रूप से यहाँ की सड़कें सुंदर हो, यहाँ की सड़कें चौड़ी हो, क्योंकि पूरे देश की निगाह अयोध्या पर लगी हुई है और यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। इसलिए माननीय मोदी जी और योगी जी दोनों इस अयोध्या, श्री अयोध्या नगरी को जो इस देश का सर्वोत्तम नगर और बनाना चाहते हैं, उस दृष्टि से माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में यह जो बजट पेश हुआ है, हम कह सकते हैं कि इससे अच्छा बजट कोई और नहीं हो सकता। लगातार महामारी में जिस प्रकार से हमारे चिकित्सा के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, सफाई कर्मियों ने, सब लोगों ने जिस प्रकार से कोरोना काल में और हम सब लोगों ने मिलकर के समाज के बीच में काम किया है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। उसके बाद भी इतना बड़ा बजट और सभी क्षेत्रों को दृष्टि में रख करके पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां जो सुविधा नहीं उसको उपलब्ध कराने का काम सरकार ने जो किया है, उसके लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को और वित्त मंत्री जी को हम अयोध्या के पूज्य संतों की तरफ से, उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ठीक है लल्लू सिंह जी, कहीं न कहीं सरकार की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि इस महामारी के दौर में जो कुछ भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनका समाधान इस बजट के जरिए किया जाए। ठीक है माफ कीजिएगा। ऐसे में निधि गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं यहाँ पर, जो कि एसोसिएट डीन है। निधि गुप्ता जी, बजट में ये भी इंतजार था, जो छात्र है वो कर रहे थे इंतजार कि आखिर छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या बढ़ोतरी होने वाली है। तो क्या आप संतुष्ट हैं जो इस बार का बजट पेश किया गया, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र को देखते हुए? जी सर, बिल्कुल संतुष्ट है। हमारा प्रदेश कोरोना से लगभग पूरे 1 साल ग्रस्त रहा है। इसके बाद भी एक समग्र और समावेशी बजट पेश किया गया, जो सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। बच्चे, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, छात्र, शिक्षक। जी हमारा प्रदेश भी योगी जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम को छुएगा, ऐसा अपना पूर्ण विश्वास है। ठीक है, बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें, मंजुला जैन भी जुड़ी हुई है जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। मंजुला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह होगा कि जो भी लगातार हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया जो है एक बड़े ही मास लेवल पर बढ़ता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं हर एक जनता तक पहुंचने की पूरी कोशिश सोशल मीडिया के माध्यम से ही तमाम सरकार या फिर कहे कि हर एक पार्टी करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार जो बजट पेश किया गया है, आप इस बजट को किस तरीके से देखती हैं? ये आज जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, सुरेश खन्ना जी ने जो बजट पेश किया है, ये एजुकेशन के लिए एक नई योजना लेकर आया है, एक नए द्वार खोलने आया है। और जो उनका सबसे प्रमुख अनाउंसमेंट रहा है कि एक यूनिवर्सिटी हर डिवीजन में हो और 200 करोड़ मॉडल कॉलेज के ऊपर उन्होंने जो अपना एक इन्वेस्टमेंट आउटले बताया है 26 डिस्ट्रिक्ट में खोलने का, ये बहुत ही वेलकमिंग उनका फीचर है। और मैं इस चीज के लिए बधाई देती हूँ कि हायर एजुकेशन को इसको जरूर बूस्ट मिलेगा। और हम लोग इस फील्ड में पहले से ही अग्रसर हो चुके हैं। हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर, स्टार्टअप इंडिया को लेकर, उससे जुड़े हुए जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसमें अपनी शुरुआत कर दी है। और इसको लेकर जो हमारे यूपी गवर्नमेंट का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। उसको देखते हुए हायर एजुकेशन में रहते हुए हम MSME और सोशल वेलफेयर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनसे जुड़ने की पूरी यहाँ पर हम शुरुआत कर चुके हैं।
और हम आगे यही कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर का एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए जोर दिया है और एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसके लिए हमारे शिक्षा में एक नया रेवोल्यूशन आएगा और बच्चे को उसमें एक एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। यूपी गवर्नमेंट ने अपने इस बजट से ये प्रूव कर दिया है कि वो हायर एजुकेशन के क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स में पूरा साथ निभाने के लिए उस बजट को लेकर आया है, जो बजट हमको नई दिशा देगा। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें तो जो नई दिशा मिलने वाली है उससे कहीं ना कहीं आने वाले जो छात्र हैं उनको काफी मदद मिलने वाला है। ठीक है लल्लू जी, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि लगातार बजट पेश होने से पहले तमाम जो राजनीतिक दल है वो कई आरोप लगा रहे थे, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि किसानों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, गन्ना भुगतान को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, बेरोजगारी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन इस वक्त जो बजट पेश किया गया है, क्या जो विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही थी, इस बजट के जरिए सीएम योगी सरकार ने उन्हें एक अच्छे तरीके से और एक जो माकूल जवाब है वो दे दिया? पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार किसानों के गन्ने का भुगतान बकाये का कर रही है और जिस प्रकार किसानों के गन्ने का भुगतान हो रहा है, पूरे प्रदेश का किसान आज खुशहाल है और किसानों की आय को 2022 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुगनी करने की घोषणा की है, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को संचालित करने के लिए भी सरकार ने अलग से व्यवस्था की है 100 करोड़ रुपए की और कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, किसानों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी मिले इसकी व्यवस्था और भी जो भी व्यवस्थाएं हैं सब सरकार कर रही है। इस उत्तर प्रदेश में किसान को पहले से भी उचित मूल्य पर अच्छे बीज उपलब्ध हों, या हमारे कृषि मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लगातार किसानों के बीच में उसको देने का काम कर रहे हैं। इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, यह हम कह सकते हैं। चलिए ठीक है बिल्कुल। तो किसानों को हर एक सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। निधि जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये होगा कि नई शिक्षा नीति और खास तौर पर जो आज बजट पेश किया गया है, क्या आपको लगता है कि जो तमाम शिक्षा संस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे कि पुख्ता इंतजाम नहीं है, जो चीटिंग है, जो नकल है वो काफी अधिक हो रही थी, तो इन तमाम चीजों पर आप रोक एक एक कर लगाने की पूरी कोशिश है सरकार की? जी सर, बिल्कुल कोशिश है। और शिक्षा के क्षेत्र में मेरठ में जो उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात सोची है और गांवों में ओपन जिम बनाने की बात सोची है। शिक्षा के क्षेत्र में तो लगातार सरकार प्रयास कर ही रही है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय तो आपको मालूम है किस प्रकार से नकल हुआ करती थी। अब तो नकल के ऊपर बहुत लगाम लगी हुई है, पहले से ही लगाम लगी हुई है पिछले 1 वर्ष से। लेकिन ऐसे में आप, अगर मैं जानने की कोशिश करूं तो आपके विचार से, आपके विवेक अनुसार क्या लगता है कि और क्या कुछ होना चाहिए आज के इस बजट में? क्योंकि देखिए बच्चे जो है लगातार लगभग 1 साल होने वाला है और 1 साल में अपने घरों पर बैठे हुए थे, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कर रहे थे, कुछ बच्चे जो है उनका पढ़ने से मन जो है वो हट चुका था। तो इन तमाम चीजों को लेकर सरकार के लिए जो कुछ प्रयास करने थे, क्या सरकार वो प्रयास कर रही है, या फिर कौन कौन से वो प्रयास हैं जो सरकार को करने चाहिए बच्चों को लुभाने के लिए कि बच्चे आने वाले वक्त में और पढ़ें? सर, मुझे तो ऐसा लगता है कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी सरकार को देने चाहिए, बच्चों को प्रोवाइड कराने चाहिए। और इसके अलावा जैसे अभी तकनीक की कमी है, गरीब लोगों के घरों में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस इतनी लगन से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं हर घर के अंदर, तो उन तक तकनीक पहुंचाने की भी अभी कुछ जरूरत है। चलिए ठीक है। और मंजुला जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा कि देखिए जिस तरीके से लगातार अभी बीते कुछ महीनों में हमने देखा कि सोशल मीडिया का कितना असर जो है वो आम जनता पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक मैसेज अगर सोशल मीडिया के जरिए फैलता है मास लेवल पर तो उसका असर जो है वो बखूबी हमने देखा है बीते कुछ महीनों में। लेकिन ऐसे में जब बजट पेश किया गया तो क्या लगता है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्या और मजबूत करने की जरूरत है?
देखिए, इस एक साल के कोविड पीरियड ने हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को जितना सशक्त किया है और लोगों की जागरूकता उसके प्रति बढ़ाई है, वो वाकई सराहनीय है। और समय के साथ साथ जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट का एक उद्देश्य नजर आता है कि वो डिजिटल इंडिया मूवमेंट को जिस तरीके से एक इम्पेटस दे रही है और उसमें उसने जो एक इन्वेस्टमेंट अपना आउटले दिया है, वो वाकई इस बात को इंगित करता है कि हम लोग उस दिशा में जा रहे हैं और बच्चे और बड़े सभी लोग उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हर तरीके से जुड़ने को तत्पर भी हैं। और चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेटअप हो, चाहे वो फार्मिंग हो, हर क्षेत्र में आप देखिए डिजिटल सिस्टम्स अब सभी जगह प्रवेश कर चुके हैं। और ये इसी बात के लिए हमको एक एनकरेजमेंट देता है कि अब हम समय के साथ अगर नहीं बदले तो समय हमें बदल देगा। तो इसलिए हमारा तो यही लक्ष्य है कि भागते रहो, और आज नहीं तो कभी हमें इस बात पर गौर करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दौर हमारा भी आएगा जब डिजिटली हम लोग इतने साउंड होंगे कि वर्ल्ड के किसी भी टेक्नोलॉजी को शायद सबसे पहले इंडिया ही लॉन्च करे। ठीक है, लेकिन ऐसे में एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह भी होगा कि देखिए, लगातार अगर हम बात करें तो बिजनेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब बढ़ावा दिया जा रहा है, और ऐसे में जैसा कि आपने कहा कि हाँ जरूरत है, और बिजनेस क्लास लेवल के लोगों के लिए अगर हम बात करें तो आखिर वो किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए आने वाले वक्त में अपने बिजनेस को और बढ़ावा दे सकते हैं? कॉस्ट भी कट हुआ है, हमारे जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स थे वो भी काफी कम हुए, कॉस्ट कम हुआ, और एक तरीके से एक ही लेवल पर बैठकर हमने कई लेवल्स, मल्टी लेवल्स पर हमने अपनी रीच बनाई है। तो बिजनेस एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी अगर हम देखें तो पूरे देश में, भारत में अगर हम बात करें, यूपी ने अपनी जो सेकंड पोजीशन बनाई है वो इस बात की ओर इशारा करती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रांग नहीं करे होते और बिजनेस अगर हमारा उस लेवल पर नहीं पहुंचा होता तो आज हमने ये सेकंड पोजीशन कायम नहीं करी होती। ठीक है। लल्लू सिंह जी, अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, लगातार हर एक वर्ग को देखकर इस बार का बजट जो है वो पेश किया गया, लेकिन क्या इस बजट के जरिए हम $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है क्या वो प्राप्त कर पाएंगे? से अच्छा बजट कोई और हो नहीं सकता। इस कोरोना की महामारी के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है, माननीय मोदी जी की जो इच्छा है उसको पूरा करने में उत्तर प्रदेश निरंतर सहयोगी के रूप में खड़ा रहेगा, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। और जो लक्ष्य है उसको पूरा करने ठीक है, बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो लगातार बजट पेश किया गया और ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम जो चाहेंगे वो हो जाए, इन शब्दों में ही जी।